वो स्टीयरिंग पर हाथ मारे सवाल पर सवाल किए जा रहा था और इसे गाड़ी की एयर कंडीशनर खुशबूदार फ़ज़ा बेचैन किए दे रही थी। बहुत कुछ भूला बिसरा दिल अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार होने लगा था। इससे पहले कि वो एहसास जियाँ, वो जन्नत गुमगश्ता के छिन जाने का एहसास कहीं फिर जाग उठा तो इस दिल बेकरार को कौन संभालेगा। तुम सुनाओ कैसे रहे? इसने परेशान सोचों को झटका। तुम्हारे सामने हूँ फ़ाइन। लफ्ज़ों की अगरचे ज़रूरत नहीं थी, वो वाकई ठीक था। हम लोग मिडल ईस्ट ही शिफ्ट हो गए सब। इधर घर फ़िलहाल रेंट पर दे दिया। पापा का ख्याल तो सेल करने का था, मामा ने रोक दिया। एनी शादी के बाद इधर रहने पर राज़ी नहीं थी। बंटी भी हारिस के साथ उधर ही थी। तो फिर मामा पापा ने कहा कि हम दोनों अकेले इधर क्या करेंगे। पिछले माह सब चले गए। मैं तो ज़रूरी कामों की वजह से पिछले हफ्ते आया था और आज वापसी है। 2 घंटे बाद फ़्लाइट है मेरी। तुम मिली भी तो किस वक्त? वो अफसोस भरे से अंदाज में बोला, कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो। वो इसके मुसलसल चुप पर बेचैन होकर बोला, क्या कहूँ, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। वो अफसुर्दगी से बोली, तुमने तो शहरयार से अपनी पसंद की शादी की थी, सब कुछ जांच परख कर, फिर क्या मसला हुआ? वो बेचैनी से गले में पड़ी मोटी सी चेन को घुमाता हुआ बोला, छोड़ो इस किस्से को, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। 2 घंटे बाद फ़्लाइट है। जाहिर है आधे घंटे में तुम्हें एयरपोर्ट निकलना होगा। तुम्हें देर ना हो जाए, मैं चलती हूँ। वह दरवाजे के लॉक पर हाथ रखती नीचे उतरने लगी। गोल्डी ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ लिया। कैसी बेमुरव्वत हो गई हो। अच्छा कुछ नहीं बताना चाहती तो ना सही, कुछ देर रुको तो सही। चलो सामने कैफ़े में चलकर कुछ खाते हैं। पहले बेतकल्लुफ़ी से इसका हाथ पकड़कर बोला तो इसने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ा लिया। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, मुझे जाने दो प्लीज़ एम्मा, हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। शिकायत भरे लहजे में बोला। दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। ना चाहते हुए भी जाने कैसे इसके मुंह से फिसल गया। तुम बोलो तो सही। गोल्डी गहरा सांस लेकर बोला तो सोच में पड़ गई। प्लीज़ एम्मा, इतना तो नहीं सोचो। इतना वहाँ सोचते हैं जब मोहब्बत दोस्ती से बिल्कुल ही ईमान उठ चुका हो। राख तले अभी कोई चिंगारी जलती है, कुरेद कल तो देखो। वो गर्दन सीट से लगाकर तिरछी नज़रों से इसे देखते हुए मायने खेज लहजे में बोला तो इसने नज़रें चुरा ली। एक फेवर करोगे? लम्हा भर बाद बोली, हाँ। मुझे किस, अगरचे के इस बात के करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम जा रहे हो और अटक कर रह गई। तुम कहकर देखो, मैं अगली फ़्लाइट से भी जा सकता हूँ। वो इत्मीनान से बोला। मुझे जॉब चाहिए, अच्छी, अफोर्डेबल। इसने कह ही डाला। गोल्डी सोच में पड़ गया। देखो अभी फौरी तौर पर तो ये मुश्किल है, कोई रीज़नेबल जॉब इतनी अर्जेंट। मैं पहले ही कह रही थी, फजूल बात गंवाने का फ़ायदा। ओके बाय। एकदम दरवाज़ा खोल कर जाने लगी। अच्छा सुनो तो, आर्जी तौर पर अगर, अच्छा चलो मेरे साथ। इसने बात अधूरी छोड़कर फैसला कुन अंदाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो शहर का मशहूर तरीन महंगा तरीन फ़ास्ट फूड कॉर्नर था, जहाँ पहुँच इसने गाड़ी रोकी। फिर वही फजूलियात, तुमसे कहा था ना मुझे कुछ नहीं खाना पीना, चलो यहाँ से। खफगी से बोली तो फ्रंट डोर खोलकर बाहर निकल गया। तुम ज़रा इधर बैठो, मैं बात करके आता हूँ। और मालूम नहीं जावेद साहब हैं भी या नहीं, और हम यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आए, समझी? वो कहकर दूसरी तरफ मुड़ गया। वंडरफुल, आओ, काम बन गया, थैंक गॉड। जावेद साहब ऑफिस में मौजूद थे। आओ तुम्हें इनसे मिलवा दूँ। पुरजोश सा थोड़ी देर में वापस आ गया और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल कर बोला, अगर ये इंग्लिश बोल सकती हैं तो ज़बरदस्त। हमें आजकल ऐसी रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी। पैकेज भी ज़बरदस्त ही देंगे, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी। फिर मिस एमन गौहर साहब के तवसत से आई हैं तो हमारे लिए और भी रिस्पेक्टेबल हैं। आप कल से हमें ज्वाइन कर सकती हैं। टाइमिंग आपको गोल्डी ने बताई होगी। शाम 6 बजे से लेकर रात के 1, 2 या कभी कभार किसी मौका की वजह से 3, 4 भी बज सकते हैं। वो इब्तदाई तारुफ के बाद एक ही सांस में बताते चले गए। वो आरामदेह कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई। एक तिरछी नज़र गोल्डी के मुतमईन मुस्कुराहट से सजे चेहरे पर डाली। क्यों एम्मा, आर यू एग्री? वो ज़रा सा इसकी तरफ रुख मोड़ते हुए इसी मुस्कुराहट के साथ धीमी आवाज़ में बोला, वैसे जावेद साहब, एमन हफीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज़ जो भी जब भी किसी किस्म की ये फेवर चाहें आप इनको देंगे। स्पेशली सैलरी ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपके ऑफ़र करता पैकेज से भी थोड़ी ज़्यादा। वो बाहर निकली तो गोल्डी एक सेकंड कहकर वापस मुड़ गया। वो गाड़ी के पास पहुंची थी कि वो आ गया। चलो तुम्हें जहां कहोगी ड्रॉप कर दूंगा। अपना सेल नंबर तो दे जाओ। तुम्हारे सेल पर फ़ोन मिला कर मेरी उंगलियां घिस गईं। मालूम नहीं तुमने इसे गुस्से में किधर फेंका था। बोलता हुआ गाड़ी के लॉक खोलने लगा। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई सेल नहीं है, जैसे ही लूँगी मैं ख़ुद तुमसे कांटेक्ट करूँगी। तुम्हारा नंबर वही है ना, पहले वाला? नंबर तो वही है, बल्कि 2-3 और नंबर्स भी।
एक बात कहूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो। गाड़ी रिवर्स करते हुए बोला, हाँ कहो। अब बुरा मानने वाली हिस्स मेरी ख़त्म हो गई है। वो लबों में बुड़बुड़ाई, ये मेरा सेल रख लो तोहफ़तन। इसने अपना कीमती मोबाइल सेट कोट की जेब से निकाल कर इसके सामने पेश कर दिया। एमन ने एक लम्हे के लिए इस कीमती तोहफे की तरफ देखा और रुख फेर लिया। मैं ले तो लूँ, अभी इसे संभाल नहीं पाऊँगी तो माइंड ना करना, सॉरी। इसने कुछ ऐसे बेलचक अंदाज में कहा। गोल्डी ने अपना हाथ वापस कोट की जेब में डाल लिया। अच्छा, ये जावेद साहब ने एडवांस के तौर पर दिए हैं और कल कोशिश करके 6 बजे से पहले ही पहुंच जाना। इसने हज़ार के 3 नोट इसकी तरफ बढ़ाए। जावेद साहब ने एडवांस तुम्हें क्यों दिया, मुझे देते। इसने नोटों को एक सरसरी नज़र से देखा और बोली, यार भूल गए थे, मैं इनका कार्ड लेने दोबारा अंदर गया तो इन्हें याद आया तो मुझे दे दिए। कहो तो वापस चलते हैं, तुम खुद इनसे तस्दीक करके ले लेना। न जाने किन लोगों की कंपनी में रह रही हो, किस कदर शक्की हो गई हो। आखिर में चिड़े हुए अंदाज में बोला। इसने फिर भी नोटों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ले भी लो, अब क्या इकट्ठे दुनिया से रवाना होने का प्रोग्राम है। कल जाकर ख़ुद जावेद साहब से पूछ लेना, उन्होंने इनकार कर दिया तो ये नोट किसी मस्जिद के चंदे में डाल देना या किसी फ़कीर को दे देना। अब तो पकड़ लो। इसने झुंझला कर कहते नोट इसकी गोद में गिरा दिए। एमा, मुझे नहीं पता कि तुम ये जॉब क्यों कर रही हो। बहरहाल तुम इस दौरान और मैं भी तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन ऑप्शन जहन में रखूँगा। तुम खुद भी ट्राई करती रहना और मैं तुम्हारे लिए यहाँ से कुछ ज़्यादा खुशगवार फीलिंग्स लेकर नहीं जा रहा। अपना ख्याल रखना और प्लीज़ जिस भी घड़ी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बिला झिझक रब्ता कर लेना प्लीज़। मैं अपने दोनों पुराने नंबर्स 24 घंटे ऑन रखा करूँगा। नहीं मालूम किस लम्हे मेरी अच्छी ईमान को मुझे पुकारना पड़ जाए। ओके, टेक केयर, बाय। इसने अमन का नरमी से पकड़ा हाथ आहिस्तगी से छोड़ दिया तो नम आंखें लिए तेज़ी से मुड़ गई। गोल्डी से लोगों के बेहंगम रश में गुम हो जाने तक देखता रहा। गोल्डी से जाते जाते बहुत बेशकीमत तोहफ़ा देकर गया था। इन हालात में इससे अच्छा तोहफ़ा कोई हो ही नहीं सकता था। अगरचे रिसेप्शन पर खड़े होने की जॉब इसकी खुददार गैरतमंदाना तबीयत पर बड़ी गरां गुजरती, मगर एक तो इस फूड कॉर्नर की रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त थी। मगर इसके बावजूद वो फ़िलहाल कोई और जॉब नहीं करना चाहती थी। यहाँ पैकेज बहुत अच्छा था। सिर्फ 2-3 महीनों में इन कुएं नुमा तारीक कमरों की किस्मत बदल गई थी। इस मनहूस मसहरी की जगह इसने सेकंड हैंड अच्छा बेड ख़रीद लिया था और आधी रात के बाद घर पहुँचने पर इसे आरामदेह बिस्तर की शदीद तलब होती थी और एक स्मॉल साइज़ का फ्रिज, नया पंखा, बल्कि इसने बैरूनी कमरे में ही पंखा लगवा दिया था। चारों बच्चे अब काफ़ी खुश थे। थोड़े माँ के फर्माबरदार भी हो गए थे, या शायद सिर्फ पढ़ने के सबब उनकी मजदूरी लिफाफे बनाने की मुशक्क़त से भी जान छूट गई थी। आज फिर इसकी जॉब का टफ़ डे था। तकरीबन 13 लड़कियाँ इसको शामिल करके इस ब्रांच में काम करती थीं और इनमें से 4 लड़कियाँ बिल्कुल अचानक बग़ैर इत्तला के छुट्टी पर थीं, जो जावेद साहब के नज़दीक सबसे संगीन जुर्म था। और नतीजे के तौर पर इसे आज हाल में रहकर भी काम करना था और रिसेप्शन को भी देखना था। शुमाली दीवार के साथ वाला टेबल इसकी सारी शगुफ्तगी को मात किए दे रहा था। वो अब दिल ही दिल में पेचोताप खा रही थी और ना चाहते हुए भी इन चारों गैर हाजिर लड़कियों को कोस भी रही थी। वो कोई ठीक ठाक आसामी था, इसका अंदाज़ा तो इसने रिसेप्शन के सामने खुले दरवाजे से नज़र आती इसकी जहाज़ी साइज़ की गाड़ी और इसकी कीमती पोशाक, बेशकीमत ब्रांडेड जूते, मोबाइल और घड़ी से भी लगा लिया था। फिर जिस तरह इसे वेलकम कहने जावेद साहब ख़ुद अपने ऑफिस से उठकर आए थे, कैसे इसके कदमों में बिछे जा रहे थे, जैसे बिछ ही जाएंगे। वो इनके इतने चापलूसाना अंदाज को देखकर वहीं जल भुन सी गई थी और इसे नहीं मालूम था इसने बैठती कॉफ़ी का आर्डर दिया था। यहाँ इस रेस्टोरेंट में जो शुरफा भी आते थे वो अपने घर या माहौल में जैसे भी होते थे, इधर बहरहाल शरीफ ही शो करते थे और ये शख्स खुल्लम खुल्ला पी रहा था। भला क्या जावेद साहब ने देखा नहीं होगा इसे शुगल फरमाते? वो दिल में कुढ़ी। वंडरफुल न्यू एंट्री लगती है। वो गिलास टेबल पर रखते हुए नीम मखमूर लहजे में एमन पर निगाहें जमाए कह रहा था, आपने किस लिए बुलाया सर? इसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई थी और इसकी जगह एक सख्त पथरीले से रवैये ने ले ली थी। मेन्यू कार्ड अभी तक आपकी नाहल वेटर्स देकर नहीं गई। ज़रा गुस्से से बोला, कार्ड तो आपके सामने पड़े हैं सर। इसने ज़रा सा हाथ बढ़ाकर कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। इसने कार्ड लेने के लिए इसके हाथ को छूने की कोशिश की थी। एमन ने जल्दी से हाथ खींच लिया। अब इसे इस मश्क में खासी महारत हासिल हो चुकी थी। ओके, आर्डर लिखें। इसने कार्ड नज़रों के सामने लहराया। फिर मेन्यू कार्ड से कोई एक आइटम भी नहीं छोड़ा। खड़े खड़े लिखते इसके हाथ टांगें थक गईं।
آپ نے یوں ہی زحمت کی سر، آپ فرما دیتے کہ پورا مینیو کارڈ ہی اٹھا لائیں، آپ کا بھی وقت بچتا اور ہمارا بھی۔ طنزیہ انداز میں دھیرے سے کہہ کر آرڈر لے کر چلی آئی۔ اف، یہ پاگل آج پھر آ گیا ہے۔ ہیڈ شیف سردار مجیب اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ کیا یہ پہلے بھی آتا رہا ادھر؟ اس نے تھوڑا متجسس ہو کر پوچھا۔ آرڈر کس نے لکھا ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے بولے، میں نے۔ دکھتے ہاتھ کو دباتے ہوئے بولی تو سردار صاحب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے چپ سے کر گئے۔ کون ہے سردار صاحب یہ؟ اسے یوں ہی کریت سی ہوئی، یا وہ حال میں جانے سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم ادھر صرف کرنے کے خیال سے بولی، ہے کسی وزیر کا لاڈلا چہیتا سرفرا بھائی۔ وہ اب دوسرے ہیلپر شوفر کو بلا رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر کندھے اچکا کر باہر آ گئی۔ باہر رش بڑھتا چلا جا رہا تھا، پر اسے لگ رہا تھا اس کی ڈیوٹی مستقل اسی ٹیبل پر لگ چکی ہے۔ جاوید صاحب نے اپنے آفس میں بلوا کر کہا، ایمن، یہ ہمارے سب سے خاص کسٹمر ہیں، ایک شام میں اتنا ہمیں دے جاتے ہیں جتنا ہم مہینہ بھر میں ارن کرتے ہیں۔ پلیز ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری مجبوری، پلیز چند گھنٹے برداشت کر لیں، بلکہ آپ کا اگر کل دل چاہے تو بغیر اطلاع کے چھٹی مار لیں، میں آپ کو خود اجازت دوں گا۔ اور اسے ان کی اس فراخ دلانہ آفر پر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب بھاری انداز میں دھڑکے جا رہا تھا، جیسے کچھ بہت انہونا ہونے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے ڈیئر، ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی یا کوئی نادانی جو آپ ایسے ہم سے خفا روٹھی سی پھر رہی ہیں، جیسے کوئی چہیتی محبوبہ اپنے عاشق سے منہ پھلا کر سینا؟ وہ کیسی بیہودہ زبان استعمال کر رہا تھا۔ لگتا ہے آج اس جاب کا بھی سمجھو اینڈ ہو گیا۔ ہاں، اتنے ماہ اچھے جو گزر گئے۔ شام کدھر گزارتی ہو جانے من؟ اس نے پاس سے گزرتے بے تکلفی سے اس کی کلائی پکڑ ہی لی۔ پلیز کنٹرول یور سیلف۔ اس نے صبر کی آخری حد کو چھوتے ہوئے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ بلے بھائی بلے، اتنا غصہ؟ ہم نے برا نہیں مانا، ہو تو خفا اس وقت، یہ ٹائم تمہارا ہے، ہمارا بھی ابھی آنے ہی والا ہے میری جان، پھر ہمارا غضب بھی دیکھو گی، ہو لو ناراض۔ وہ سر ادھر سے ادھر ہلاتے جھلاتے بوتل کو ہی منہ لگا کر پینے لگا۔ اس کے دونوں ساتھی کھی کھی کر کے ہنستے ہوئے اسے غلیظ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی وہاں سے چلی آئی۔ آج کچھ ہو کر رہے گا، اسے یقین ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں انٹرسٹ ڈور پر پڑیں اور جیسے پتھرا کر رہ گئیں۔ وقت ایک لمحے میں ڈھل کر ساکت ہو گیا۔ شہریار ایک الٹرا ماڈرن سمارٹ لڑکی ایسی کہ جس کے وجود سے روشنی سی پھوٹ رہی تھی، کندھے کے گرد بازو حمائل کیے بڑی ترنگ میں اندر داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کی نظریں خالی ٹیبل تلاش کر رہی تھیں، اور وہ ان سے چند قدموں کے فاصلے پر ساکت کھڑی تھی۔ وہ دونوں خالی ٹیبل سنبھال چکے تھے اور اب باتوں میں مگن تھے۔ تمہیں لطافت صاحب بلا رہے ہیں، 3 بار کال کر چکے ہیں، پاس سے گزرتی سائمہ نے اسے ہولے سے ہلا کر کہا۔ ہما ان دونوں کا آرڈر نوٹ کر رہی تھی اور باہر ٹیبل سیٹ کر رہا تھا۔ وہ بابر تھا اور اس نے دھندلائی نگاہوں سے اس منظر میں لوٹ آنے کی کوشش کی۔ ہائے، وہ 2 قدم اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی جب شہریار کے ساتھ بیٹھی اس کی رفیقہ کسی لہر کی طرح اٹھی تھی۔ اس عیاش طبع لطافت سے باقاعدہ معانقہ کرتے ہوئے گلے بھی ملی تھی۔ دونوں میں جانے کیا باتیں ہونے لگیں، جیسے دونوں مدتوں کے جاننے والے ہوں۔ اس لڑکی نے پلٹ کر شہریار کو بلایا، اور وہ جو ادھر ادھر نظریں دوڑا کر شاید ٹائم پاس کر رہا تھا اٹھا اور اٹھتے اٹھتے آدھے قدم پر ہی بیٹھا رہ گیا۔ اس کی نظریں ایمن کے چہرے سے ٹکرائی تھیں جو کسی پتھر کے بت کی مانند کھڑی اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ کم آن شہری ڈیئر، اس کی دوست نے پھر پکارا تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ 1-2 منٹ بعد وہ دونوں واپس اپنی ٹیبل پر آ چکے تھے۔ مس، ہمارا آرڈر کب آئے گا؟ ہم کیا یہاں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جائیں گے؟ کچھ ارادہ ہے بھی یا ہمیں بھوکا مارنے کا پروگرام ہے؟ وہ یوں بے تکلفی سے ایمن سے گویا ہوا جیسے دونوں میں بڑی ہی دوستی رہ چکی ہے، اور بھوک جیسی اس کی نظروں سے چھلک رہی تھی، پیٹ کی بھوک اس کے مقابلے میں شاید تھی بھی نہیں۔ میں پتہ کرتی ہوں، کہہ کر وہ پلٹ آئی۔ ان دونوں میں کوئی بحث زور و شور سے جاری تھی۔ وہ کچن کی طرف جانے کے بجائے وہیں چند قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ارادہ ان کے گفتگو سننے یا ان کے تعلق کی نوعیت جاننے کا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے اندر اس ہمت کو جمع کر رہی تھی جس سے وہ اس بے وفا کا گریبان پکڑ کر اپنا جرم پوچھ سکے۔ نوکری بھی جا سکتی تھی، اور شہریار اگر بپھر گیا تو شاید یہ کچے دھاگے کا رشتہ بھی۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ادھر سے وہ منحوس لطافت لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ شہریار، شہریار۔ وہ دونوں آخری ڈور کھول کر باہر نکل چکے تھے جب اسے ہوش آیا۔ دیوار نوار باہر کی طرف لپکی تھی۔ شہریار تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتی اتری اور آخری قدم پر اس کا پاؤں اتنی زور سے دوہرا ہوا کہ وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی گر گئی۔ جب تک خود کو سنبھال کر اٹھی، ان کی دور جاتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکتی ہوئی
दूर जा चुकी थी। शहरयार, आई हेट यू, बेबसी से वहीं खड़े होकर चिल्लाई। रात के शायद 12 बज चुके थे। लोगों की वापसी शुरू हो चुकी थी। इसके इर्द गिर्द पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के दरवाजे खुल और बंद हो रहे थे। बेफिक्रे लोगों की हंसी, दबे दबे कहकहे, सरगोशियाँ, बातें इसे रास्ते के बीच खड़े होने का एहसास दिला रहे थे। वो थकी निढाल से वापस मुड़ गई। जावेद साहब अपनी निगरानी में लताफ़त साहब के टेबल पर सर्विंग लगवा रहे थे। वो निढाल से अपने डाइस के पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और खाली खाली नज़रों से देखने लगी। ऐमन, तुम्हें लताफ़त साहब अपने साथ खाने में शरीक होने की दावत दे रहे हैं। जावेद साहब का पीए इससे आकर कहने लगा। वट, इसे करंट लगा था। वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसके शौक से बेनियाज होकर दोबारा बोला। शट अप, इनसे कहो जहन्नुम में जाओ। मैं क्यों इनके साथ खाना खाने लगी? और प्लीज़ तुम जावेद साहब से परमिशन ले दो, मैं घर जाना चाह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसने कहते हुए अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर दी। नवीद कंधे उचकाकर चला गया। अगले ही लम्हे जावेद साहब उसके सर पर मौजूद थे। ये क्या गज़ब कर रही हो? वो नाराज़ हो जाएंगे। वो मुंतज़िर बैठे हैं, यूँ ही उनका दिल रखने को थोड़ा बहुत ले लो प्लीज़। हवास बाख्ता से कह रहे थे। सर, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, शायद आप भूल रहे हैं, आप मुझे बहरहाल मजबूर नहीं कर सकते। इसने बदस्तूर चीज़ें, मोबाइल, हेयर ब्रश, लिपस्टिक उठा कर पर्स में डालते हुए रुखाई से कहा। यकीनन मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, तुमसे रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, हमारी रेपुटेशन का मसला है। इल्तिजाओं पर उतर आए। ऐमन को जैसे आग ही लग गई। व्हाट यू मीन रेपुटेशन? बग़ैर लिहाज के चिल्लाई। आपको अपनी इस दुकान की रेपुटेशन का इतना ख्याल है? और मेरी इज़्ज़त का आपको ज़रा भी ख्याल नहीं? जाइए कह दीजिए अपनी इज़्ज़त माप कस्टमर से कि मैं इनके बाप की ज़र ख़रीद मुलाजमा नहीं, कि उनके हुक्म पर सर के बल चली आऊँ। इनफ़ इज़ इनफ़, मैं जा रही हूँ। इसके मुंह से मारे गुस्से के कफ निकलने लगा। ओके, नाराज़ मत हो, तुम रुको, अभी मैं इनसे जाकर माजरत कर लेता हूँ। अभी ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा और हुमा अभी फारिग होती हैं तो तुम इनके साथ चली जाना। इतनी रात को कोई भी कन्वेंस मुश्किल से मिलेगी। ये शायद उनकी बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा था कि उन्होंने एकदम से पेंतरा बदला था और चले गए। उनकी बात भी दुरुस्त थी। इतनी रात को मिलना वाकई मुश्किल था। इसे यूँ भड़कना भी नहीं चाहिए था। चंद घंटे थे अजाब के, सौ गुजर गए। वो ख़ुद को तसल्ली देते हुए बैठ गई। दिल अंदर से डर रहा था वो अय्याश इंसान इसका इनकार सुनकर बफर जाएगा और अभी हंगामा कर डालेगा। मगर काफ़ी देर खामोशी से गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। वो तीनों बड़ी रग़बत मगन अंदाज से खाना खाने में जुटे हुए थे। गोया इसके इनकार से उनकी मर्दानगी कतन हट नहीं हुई थी। इसने इत्मीनान का सांस लिया। सारे हाल और कैबन्स आहिस्ता आहिस्ता खाली होते चले गए। वो तीनों खाने से फारिग हो चुके थे। अब यासिर और नवीद बर्तनों का अंबार उठा रहे थे। हैं, ये निदा और हुमा कहाँ गई? काफ़ी देर बाद इसे इनकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ था। 1:30 बज गया। दूसरा झटका इससे भी शदीद था। ओ माय गॉड! वो बेचैन होकर बाहर निकल आई। खान साहब तो हुमा और निदा को छोड़ने गए हैं, बाहर तो कोई भी नहीं, तुम्हें इनका वेट करना होगा। ये इत्तला थी या ताज़ियाना? खौफ की एक लहर सी इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। लताफ़त साहब बैल पर हाथ रखकर शायद भूल गए और हाल में इसके सिवा कोई भी नहीं था। यासिर और नवीद भी एकदम ही गायब हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? सोची समझी कोई प्लानिंग? धड़कते दिल पर काबू पाती बज़ाहिर बहादुर बनती बिल्ली का सामना करने के लिए तैयार हो गई। यस सर, इसने कंपोज लहजे में उनसे जाकर कहा तो मायने ख़ेज़ अंदाज में सर हिलाने लगा। इसी वक्त जावेद साहब आ गए। लताफ़त साहब ने हज़ार हज़ार के नोटों की 2 गड्डियाँ निकाल कर खाली टेबल के बीच रख दी। चलें फिर? वो अपने यारों की तरफ देखकर उठते हुए बोला और वो दोनों भी खड़े हो गए। जावेद साहब, अपनी इस नई तितली से कहिए चलकर ख़ुद ही शराफत से हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाए, वरना इसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं कि मेरे दोनों शेर मिलकर भी ना उठा सकें। वो क्या कह रहा था? ऐमन भौचक्की से रह गई। सर प्लीज़, असल में ये भी नहीं है, फिर ये ज़रा और तरह की। मेरा मतलब है। जावेद साहब इसका लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ता रंग देखकर हकला कर बोले। और तरह की क्या मतलब? आप मज़ीद माल बनाने के चक्कर में? ओके, ये लीजिए। हम इसे फ़राख दिल आपकी इस दुकान पर कम ही आते होंगे, क्या याद करेंगे? इसने एक और गड्डी निकाल कर मेज़ पर डाल दी। जावेद साहब ने फटी फटी नज़रों से नोटों की तरफ देखा। खुश्क लबों पर ज़ुबान फेर कर इन्हें तर्क करने की कोशिश की। मेरा ही मतलब नहीं था, असल में मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनके तवस्सुत से। प्लीज़ आप किसी और को, जिसे आप कहें, मगर ऐमन नहीं। जावेद साहब ने मज़ाहमती अंदाज में कुछ इस तरह कहा कि लताफ़त साहब के चेहरे पर खौफनाक तेवर नमूदार हो गए थे। लगता है आपका अब इस ढाबे को ठप करने का इरादा है। इसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि जावेद साहब के चेहरे पर एक रंग आया और दूसरा गया।
اس نے ایک آخری امید بھری نظر جاوید صاحب کے کانپتے لرزتے وجود پر ڈالی اور فیصلہ کن انداز میں اپنے پیروں کو جوتوں میں مضبوطی سے جمائے۔ پھر اس نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور دوڑتی ہوئی بیرونی دروازے تک گئی۔ وہ جو دھمکیوں گالی گلوچ میں مگن تھے، ان کو ایمن سے اس جرت کی توقع بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکے، جب تک سمجھے وہ ریسٹورنٹ کی پارکنگ سے بھی باہر نکل چکی تھی۔ اب پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا لطافت کے پنجوں سے شکار اڑان بھر جائے۔ نکلو۔ وہ تینوں آگے پیچھے بھاگے تھے۔ تم جلدی سے لائٹیں آف کر کے کلوزنگ کرو، ہری اپ۔ جاوید صاحب نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پچھلے دروازوں سے نکلتے نوید، یاسر اور دوسرے ملازمین سے کہا۔ ذرا سی دیر میں روشنیوں سے جگر جگر کرتا وہ شاندار ہوٹل عمیق اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ تینوں اپنی پراڈو میں اس کی تلاش میں نکلے تھے اور اس کے قدموں کو کون سے پہیے لگے تھے جو منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ وہ بھی ٹیکسی میں بیٹھی تھی کہ اسے دور سے ان کی گاڑی کسی موت کے فرشتے کی طرح آتی دکھائی تھی۔ بابا تیز چلائیے پلیز، جلدی، اس نے ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور سے آگے کو جھکتے پیچھے مڑ کر دیکھتے بے چینی بے قراری سے کہا۔ گھاگ ڈرائیور پل بھر میں سچویشن سمجھ چکا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر ایمن کے چہرے اور لباس پر ڈالی اور گہرا سانس لیتے ہوئے ٹیکسی کی سپیڈ بڑھا دی، مگر اس کی ٹیکسی بہرحال اس شاندار برق رفتار گاڑی سے کسی بھی طور آگے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کا اندازہ اسے اگلے ہی پل ہو گیا۔ بیٹی، انہیں میں کسی بھی طرح ہرا نہیں سکتا، ان کے پاس مجھ سے بہتر گاڑی ہے، تم یوں کرو۔ فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے اندھیری سڑک پر گاڑی موڑ لی۔ یہاں کسی بھی گیٹ کو پھلانگ کر کسی گھر میں گھس جاؤ، نکل جاؤ۔ اس نے تیز رفتار گاڑی ذرا ہلکی کی اور پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ایمن نے بھی سوچنے میں ایک پل نہیں لگایا جس گھر کے آگے وہ اتری۔ اس کی باؤنڈری وال بھی تو کافی اونچی، مگر امید تھی وہ اسے پھلانگ سکتی ہے۔ دوسرے جمپ میں وہ بمشکل دیوار کو ایک ہاتھ سے تھام سکی تھی، اور جب ان کی گاڑی موڑ کاٹ کر ادھر پہنچی، اس نے دیوار کے دوسری طرف بنا دیکھے چھلانگ لگا دی اور اپنے منہ سے نکلتی بے اختیار چیخوں کو اس نے دونوں ہاتھوں سے دبایا تھا۔ وہ کانٹوں بھری پھولوں کی باڑ میں گری تھی اور ان گنت کانٹے اس کے نرم و نازک جلد میں اندر تک کھپ گئے تھے۔ پیٹھ کے نیچے لگنے والے پتھر کی ضرب اسے لمحہ بھر کو تو ہوش سے غافل کر گئی تھی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ان کی گاڑی کے دروازے عین اسی باؤنڈری وال کے آگے تڑاک تڑاک کھلے تھے۔ پکڑو اس کو، ہم سے متھا لگاتا ہے، بول کدھر نکالا اپنی ماں کی سگی کو، بولو۔ ٹیکسی ڈرائیور شاید ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کا جواب سنے بغیر اندھا دھند اسے پیٹنے لگا تھا۔ دیکھو تو مفت میں مارا جائے گا، اسے تو ہم ابھی یہاں سے 2-4 دیواریں گرا کر ڈھونڈ ہی نکال لیں گے، چاہے کسی بھی پاتال میں چھپی ہو۔ اپنی پسند کو ہم یوں ہی نہیں جانے دیا کرتے۔ تیری جان تو بیکار میں جائے گی، تو ہمیں بتا دے گا تو زندہ رہے گا۔ بول، زندگی چاہیے کہ موت؟ بول، صرف 3 گنوں گا میں، اس سے آگے تو مجھے گنتی بھی نہیں آتی۔ 1 2 3۔ اس نے شاید پستول تان لی تھی۔ اچھا یہ بات ہے، اس نے جس طرح کہا ایمن کو لگا اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دور تک دیکھنے کی کوشش کی۔ دور دور تک کھلا میدان تھا، رہائشی عمارت تو گھپ اندھیرے میں کسی تاریک سائی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ارد گرد 2-3 درختوں کے سوا اور کوئی آڑ بھی نہیں تھی۔ ارے یہ تو وحید الزماں کی کوٹھی ہے۔ گڈ، دیواریں گرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ او الیاس، گھنٹی بجا، وہ چوزی ادھر ہی ہے، ابھی بل سے نکلے گی، دیکھنا۔ تو ڈرائیور نے اشارہ کر دیا تھا۔ اسی وقت تیز ڈور بیل کی آواز تاریک سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ او سر جی، رات کے 2 بجے کون نامراد دروازہ کھولنے آئے گا؟ حکم کرو، چھلانگ مار کر ابھی شکار بغل میں داب کے لے آتا ہوں۔ الیاس کی کھردری آواز میں اس کے چہرے جیسی سختی اور صفاق کی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہی کرو، گھنٹیاں بجانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے منہ سے نکلا اور ایمن نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لبوں سے پوری شدت سے نکلا، اللہ مدد، اللہ مدد۔ آخر وہاں کیا تکلیف تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہارٹ فیورٹ فوڈ کارنر ہے، پھر بھی تم مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا لائے۔ اب بالکل موڈ نہیں ہے میرا کچھ بھی کھانے کا، بس چلو اب واپس۔ رباب کا موڈ سخت آف تھا ریسٹورنٹ سے بلا وجہ اٹھانے پر۔ اوکے، سوری بابا، آئندہ ایسی جرت نہیں کروں گا۔ اب بولو کدھر جانا ہے؟ فوراً معذرت کرتے ہوئے بولا تو اس نے غصے میں منہ پھیر لیا۔ بولو بھی یار، اب ایسی بھی کیا خف کی؟ اصل میں آفس کے 2-3 کولیگز وہاں تھے، خواہ اٹھ کر آ جاتے، قرید میں الٹے الٹے سوال کرتے اور پھر آفس میں الٹی سیدھی افواہیں۔ اس نے رباب کو منانے کی خاطر جھوٹ گھڑا۔ اتنا شرمندہ ہو تو مجھ سے تعلق رکھنے پر کہ آفس کے لوگوں کے سامنے مجھے متعارف نہیں کرا سکتے؟ اس نے جھگڑے کا نیا نقطہ نکال لیا۔ اوفو، یہ کب کہا میں نے؟
वो झल्ला कर बोला, मैं नहीं चाहता कि ये घटिया लोग मुझसे मेरी इतनी शानदार दोस्त से जेलस हों। सॉरी यार, मैं इस मामले यानी तुम्हारे मामले में थोड़ा सा पॉजेसिव हो गया हूँ, डरता रहता हूँ किसी की नज़र ना लग जाए। इसने ज़रा मोहब्बत से रबाब की ठोड़ी छोकर ज़रा खुशामदी अंदाज में कहा, इतनी तंग नज़री मुझे तो पसंद नहीं, महज लोगों की नज़र लग जाने के डर से तो तुम मेरे साथ किसी के सामने भी ना हो। वो फ़ौरन बेलिहाज लहजे में बोली थी, डार्लिंग क्या आज की शाम इन्हीं जली कटी बातों में ज़ाया करनी है? अब गाड़ी कहीं रोक भी लो, कुछ खाएं, ज़बरदस्त भूख लगी है। शहरियार ने इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाहा, अब मेरा मूड नहीं खाने का। तुम्हें भूख लगी है तो जहाँ को ड्रॉप कर जाती हूँ, यकीनन तुम किसी थड़ा टाइप बी क्लास रेस्टोरेंट के सामने उतरना पसंद करोगे। बोलो कहाँ ड्रॉप करूँ? तंज भरे लहजे में बोली तो शहरियार चुप सा हो गया। असल में तो इसके ध्यान की सुई अहमद की तरफ अटकी थी। इसे इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर दिल न जाने कैसे बेचैन सा हो उठा। वो इसे सोचना नहीं चाहता था, मगर रबाब ने नोक झोंक के दौरान भी इसी का तस्वर इसके दिमाग की स्क्रीन पर बार बार उभरे जा रहा था। और अब इसके चुप होते ही वो छम से सामने आ खड़ी हुई थी। वो इसकी नफ़ी करते हुए इसे झुठलाने की कोशिश में और भी सोचे जा रहा था। कुछ खो गया, कुछ पीछे रह गया। अब चुप क्यों लग गई? कहो कहाँ उतार दूँ? इसकी चुप को खफकी पर महमूल करते हुए बोली, कहीं भी उतार दो जहाँ तुम्हारा दिल करे। अब खामखा मुँह फुला लिया, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। चलो ये सामने रेस्टोरेंट में चलते हैं, सिर्फ तुम्हारी खातिर जा रही हूँ। तुमने जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया, बेबस सी हो जाती हूँ मैं। इसने कहते हुए गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी की। जादू तो तुमने मुझ पर कर दिया है कि दिन रात सुबह शाम तुम्हारे ख्याल के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। टेबल पर बैठती शहरियार ने हौले से कहा और अमन की परेशान करती शबीह को सर झटक कर नज़रों से हटाया। आग है दोनों तरफ बराबर लगी हुई। रबाब मेन्यू कार्ड देखते हुए गुनगुनाई, आखिर हम कब तक यूँ मिलते रहेंगे? कभी होटलों में, कभी गेस्ट रूम्स में, कभी तुम्हारे चाचों के फार्म हाउस में। आखिर तुम क्यों अपने पेरेंट्स को नहीं बुलवा रही हो, जबकि पिछली मुलाकात में उन्होंने मुझसे मिलकर दोनों के ताल्लुक को प्रूव भी कर दिया है। एंगेजमेंट की रिंग मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही है। प्लीज़ अब इनसे फ़ाइनल बात करो ना, इसने मुल्तजी लहजे में कहा। इस शाम जब रबाब ने इससे एंगेज या मैरिड होने के बारे में पूछा था, इस लम्हे की शबीह ने इसे कितना बुरी तरह डिस्टर्ब किया था। फिर भी वो मुकर गया था। ऐसे किसी भी रिश्ते से वो मुंसलिक नहीं। यूँ 2 हफ्ते बाद रबाब के पेरेंट्स आए थे पाकिस्तान, और इनसे मिलकर इसे अपने सारे टूटे ख्वाब जुड़ते नज़र आए थे। उन्होंने भी इसे दिल से पसंद कर लिया था। सिर्फ घर के लोगों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियाँ भी पहना दी थी। इसके बाद दोबारा नहीं आए थे। सिर्फ रबाब हर महीने या इस महीने के इख्तिताम पर उनके आने का लारा दिए जा रही थी। ऑफिस में इसका ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट होने की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिसके लिए 6 एम्प्लॉयज़ का ग्रुप मॉस्को भेजा जा रहा था। और इसे डर था कि अगर वो ट्रेनिंग पर चला गया तो रबाब इसे या तो भुला देगी या वो जॉब से रिज़ाइन देना चाहता था, क्योंकि रबाब ने और इसके वालिदैन ने इशारतन इसे पहली मुलाकात में समझा दिया था कि उनका सारा बिज़नेस रबाब और इसके होने वाले लाइफ पार्टनर ने ही संभालना है, तो वो क्यों फजूल में मॉस्को जाने का खड़ाक सर पर ले। मगर रबाब का रवैया इस मामले में अभी तक बेनियाजाना सा था। वह हर बार इसके कहने पर हंस कर टाल जाती, और आज ऐमन को देखने के बाद ये बेचैनी इसके अंदर नए सिरे से जाग उठी थी। अगर ऐमन किसी भी तरह इसे तलाशती आ जाए या उनका दोबारा कहीं आमना सामना हो जाए तो वो सारा कुछ उगल दे। तो रबाब जिस कदर बिगड़ी हुई मीरजादी है, इसके झूठ का पोल खोलने पर इसका जो भी हशर करती वो कम था। इससे कुछ भी गैर मुतवक्के नहीं था, और अब यह धड़का इसको लगा था। ऐमन का यूँ सरेराह टकराना ख़तरे की घंटी था। अगर वो इसके सामने आकर कुछ बोल पड़ती तो वो कैसे मामले को संभालता। इसका दिल कह रहा था अब इस मामले में और देर नहीं होनी चाहिए। खाना ख़त्म करते इसने रबाब से 2 टोक बात करने का फ़ैसला किया। रूबी डार्लिंग, आज इस मामले पर मुझे फ़ाइनली बता दो, तुम इस एंगेजमेंट को और कितना अरसा यूँ ही खला में लटकाए रखना चाहती हो। इसने संजीदा लहजे में इसके खूबसूरत चेहरे, नीम और याँ सरापे को देखते हुए पूछा। तुम्हारा ख्याल है मैं इसे लटका रही हूँ? उल्टा पूछने लगी। प्लीज़ बहस नहीं, जो तुम्हारा इरादा या ख्याल है आज मुझे क्लियर बता दो, इसने कदरे आजिज़ी से कहा। बेतबारे हो रहे हो, वो इसके अंदाज से महफूज होते हुए बोली। शहरियार को थोड़ा सा नागवार गुजरा। हरगिज़ नहीं। फिर जल्दी किस बात की यार, ये एंगेजमेंट पीरियड तो ज़बरदस्त एंजॉयमेंट का होता है। हर लम्हा मशरक़ी लड़कियों की तरह, जिनकी इज़्ज़त को हर लम्हा कोई ना कोई धड़का लगा रहता है। इनकी तरह तो तुम बिहेव करते हो, हर वक्त शादी शादी शादी। मेरे तो कान पक गए तुम्हारी एक ही गर्दान सुनकर, बेजार से लहजे में बोली।
مجھے آفس کی طرف سے شاید چند ہفتوں تک ماسکو بھیجا جائے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں شادی کے بعد تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس کے دماغ میں فوری وجہ آ ہی گئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کم آن، بچوں کی طرح تمہارے ساتھ لٹکوں گی؟ اگر تمہیں آفیشیل ٹریننگ پر بھیجا جا رہا ہے تو تمہیں خود جانا چاہیے، پوری توجہ سے کورس مکمل کر کے آنا چاہیے۔ اب میرے ساتھ تم خاک ٹریننگ کر سکو گے۔ ویسے میں تمہیں پتے کی بات بتاؤں؟ وہ اس کی طرف جھکی۔ وہ کیا؟ وہ اب بیزار ہو چکا تھا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے تمہاری زندگی میں ایسی ایک زبردست تبدیلی آ چکی ہوگی کہ شاید تم یہ ٹریننگ لینا پسند کرو۔ کیسی تبدیلی؟ چلو تم خوش ہو جاؤ گے اگر کہوں وہ تبدیلی تمہاری من پسند شادی سے قریب تر ہے تو کیسا؟ شاید بہلانے کو بول لی تھی۔ قریب تر سے کیا مراد ہے؟ وہ الجھا۔ خود ہی جان جاؤ گے 2-4 دنوں میں۔ چلو اب تھک گئے، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ تمہیں پرسوں شام ہونے والی پارٹی یاد ہے نا؟ شیلا اس کی فرینڈ بھی ہوگی۔ اوف کیا ایکسائٹمنٹ تھی۔ تم پہلی بار ایسی کسی پارٹی میں شامل ہوگے، دیکھنا سب کچھ بھول بھال جاؤ گے۔ اب چلو، کل نہیں تو پرسوں ادھر ہی ملیں گے۔ وہ اسے ساتھ لی ہوٹل سے نکال آئی اور پرسوں شام کی پارٹی کی باتیں کرتی ہوئی گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔ معلوم نہیں آج کی پارٹی میں کیا خاص بات ہے جو رباب، شیلا اور اس کی فرینڈز اتنی مشتاق ہیں۔ یہ کچھ سوچتے ہوئے بڑے دل سے تیار ہو رہا تھا، اور 1 گھنٹہ پہلے جو رباب کا فون آیا کہ اس کے ماما پاپا اسی ہفتے بدھ کی شام کو آ رہے ہیں، اس خبر نے اس کے اندر نیا جوش بھر دیا تھا۔ منزل اسے قریب نظر آنے لگی تھی، مگر اس سارے ولولے اور جوش کے بیچ بار بار اسے ایمن کا چہرہ کسی بھوت کی طرح نظر آ رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سہما جا رہا تھا۔ اب جب کہ منزل صرف ایک ہاتھ پر تھی، ایمن کے خیال کا بار بار آنا قطعاً نیک شگون نہیں تھا۔ وہ اس کے خیال اور اپنے وہم کو جھٹکتے ہوئے تیار ہو کر نکل آیا۔ کبھی کبھی باس مہربانی کر کے آفس میں موجود کوئی نہ کوئی گاڑی اس کے مانگنے پر دے دیا کرتے تھے، ورنہ تو اکثر اسے رباب ہی پک کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی اسی نے شہریار کو پک کرنے آنا تھا۔ اینڈ ٹائم پر اس نے معذرت کر لی کہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اسے دیر ہو جائے گی، اس لیے شہریار گیسٹ ہاؤس میں خود ہی پہنچ جائے۔ ایمن کی نظروں میں کیا تھا؟ کیسا شکوہ، حیرت، دکھ، بے چارگی؟ نامعلوم وہ کہاں رہ رہی ہے اور جس جگہ وہ جاب کر رہی ہے اس کی یونیفارم سے پتہ چل رہا تھا۔ ایمن اور ہوٹل میں ویٹرز کی جاب، امیزنگ۔ وہ نک چڑھی، نخریلی، امیر زادی ایسی گھٹیا نوکری کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا ذہن اس انوکھی بات کو تسلیم نہیں کر سکا تھا۔ ان دونوں میں پہلی بار اس کے دل نے بڑے ہمدردانہ، تھوڑے دکھی سے انداز میں اسے سوچا تھا۔ میں اسے اس وقت ڈائیورس دے آتا تو آج یوں خواہ مخواہ میرا ضمیر ملامت نہ کرتا۔ وہ ان حالوں میں میری وجہ سے تو نہیں پہنچی، وہ تو پہلے ہی کنگال ہو چکی تھی۔ میں اسے شادی نہ بھی کرتا تو بھی اس نے اسی طرح کی کوئی نہ کوئی گھٹیا جاب ہی کرنی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ ساری غلطی تو اس کی ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس رات وہ میرے پیچھے ہی آئی تھی، شاید اس نے مجھے پکارا بھی تھا۔ میں نے پارکنگ سے گاڑی نکالتے ہوئے 2 بار مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ پیچھے تک آئی تھی۔ کیوں؟ اب کیا چاہتی ہے؟ کیا اسے یقین نہیں آیا ابھی تک کہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں؟ اور وہاں یقیناً 1 گھنٹہ بھی نہیں رہی ہوگی۔ کاش میں رک کر اس کا کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس، اسے پیپرز ہی بھجوا دیتا، میرے ضمیر کو تسلی ہو جاتی۔ پھر بھلے وہ ویٹرز کی جاب کرتی یا ایئر ہوسٹس کی، میری بلا سے یہ ضمیر کے کچوکے نہ تو میرا جی چلاتے اور نہ ہی میں دکھی ہوتا۔ گیسٹ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچنے تک اسے یہی خیالات آتے رہے۔ پارکنگ میں رباب اور شیلا کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اگرچہ راستہ بھر وہ ایمن کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، مگر گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ایمن اس کے دل و دماغ سے یوں محو ہوئی جیسے اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اب اسے رباب کی صورت میں اپنا تابناک مستقبل قریب آتا نظر آ رہا تھا۔ میں بھی کبھی کبھار کنجوسی کی انتہا کر دیتا ہوں، کوئی ٹیکسی لے لیتا۔ لباس پر پڑی شکنوں سے اسے کوفت ہوئی، خود اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ رباب، شیلا اور ان کی دوست فیری نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ تینوں اسپیشل تیاری کے ساتھ نظر آ رہی تھیں۔ شہریار کے دل میں خود بت سی ہونے لگی۔ کیا بات ہے؟ آج کوئی خاص بات ہے؟ اس نے تیسری بار پوچھا تو تینوں ہنس پڑیں۔ خاص الخاص جناب عالی، نیچے کامن روم میں تمہیں اپنے کچھ اور دوستوں سے ملوائیں، آؤ۔ رباب نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے چلنے لگی۔ ان کے اور دوستوں میں 4 ہینڈسم وجیح لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ ان سب کا تعلق رباب اور شیلا کی کلاس سے ہی لگ رہا تھا۔ وہ سب بیرون ملک کسی نہ کسی کمپنی یا بزنس میں تھے، بلکہ شاید سب ہی رباب کے چچاؤں باپ کی کمپنیوں کاروبار سے وابستہ تھے۔ ان کی رباب اور شیلا کے ساتھ ٹھیک ٹھاک دوستی تھی۔ بار بار بے تکلفی سے ہاتھ پر ہاتھ، کندھے سے کندھا ٹکرا کر مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ شہریار ان کی موجودگی میں خود کو بہت کمتر سا محسوس کر رہا تھا۔
रबाब की भी सारी तवज्जो उनकी तरफ थी। दिल ही दिल में इससे खफा होकर आखिर में खुद ही मन भी गया, मगर रबाब को इसका पता नहीं चल सका। सब ने मिलकर इसी जगह खाना खाया। खाने के बाद सभी ने सिगरेट कॉफ़ी से दिल बहलाना शुरू कर दिया। मालूम नहीं क्यों बार बार शहरियार को एहसास हो रहा था उनके कुछ जुमले, कुछ बातें कोड वर्ड जैसी होती हैं, जो समझने के बावजूद इसके सर के ऊपर से गुजर रही हैं। रबाब, शीला और फेरी एक बार फिर इसको सेकंड फ्लोर में बने इस रूम में ले आई थी। अब के कमरे में सेंट्रल टेबल पर स्पेशल मशरूबात, गिलास, दूसरे लवाजमात सजे हुए थे। शहरियार के कदम सुस्त पड़ गए, अगरचे वो रबाब की दिलजोई की वजह से कभी कभार एक आध जाम लेने लगा था, फिर भी इसके अंदर कोई खबरदार नामी अलार्म बजता ही रहता, जो इसे उम्मुल खबाइस से दूर रहने के लिए मुसलसल कहे जाता। और हैरत अंगेज़ तौर पर वो इस पर अमल करने की कोशिश भी करता था। अब कहो कैसे लगे हमारे दोस्त? रबाब बेड पर नीम दराज होते हुए बोली। अच्छे थे। सोफ़े के किनारे पर यूँ टिका कि अभी भाग लेगा। कुछ अंदाज़ा कर सकते हो उनका ताल्लुक़ किस क्लास से है? बड़े स्टाइल से सिगरेट लबों में दबाए, उंगलियों का सहारा लिए बग़ैर कश भी ले रही थी और बोल भी रही थी। ज़ाहिर है तुम्हारी क्लास के ही थे वो सभी, सरसरी लहजे में बोला। तो रबाब के साथ शीला भी हंस पड़ी। भाई तुम्हारे सज्जन तो रच के बुद्धू हैं। शीला हंसी। इन सब का ताल्लुक़ लॉयर तरीन क्लास, यानी समझो गटर के किनारे से उठाकर हमने इन्हें कैसे चमकते दमकते सितारों की तरह पॉलिश किया है कि तुम जैसे लोग बआसानी धोखा खा सकते हैं। अभी भी इसी तरह सिगरेट दाबे हुए थी। रियली? शहरियार को हैरत सी हुई। और तुम इनके अकाउंट्स, बैंक बैलेंस का हिसाब लगाना चाहो तो अच्छे भले चकरा जाओगे। उनकी सुबह पेरिस में होती है तो शाम लंदन में, एक दिन सिडनी में होता है तो दूसरा मिडिल ईस्ट में। पूछो कैसे? अब वो ज़रा सा सीधा होकर बैठ गई। कैसे? वो मुतजस्सस हुआ। उनकी कीमती लिबास, टिप टॉप, बेशकीमत डायमंड, स्टोन वाली घड़ियाँ, लाखों के मोबाइल सेट, गले में पड़ी गोल्ड की मोटी मोटी चेन्स, ब्रेसलेट, कहीं से भी उनका ताल्लुक़ गटर किनारे बस्तियों से है। ये तो चुगली खा रहे थे। ये राज है माय डियर, जो आज रात तुम पर आश्कार हो जाएगा। इसने सिगरेट मसल कर एस्ट्रे में डाल दिया और अपने बाल झटके से सीधे किए। ये सारा बंदोबस्त इसी राज को खोलने के लिए तो किया गया है। इसने मशरूबात से सजी टेबल की तरफ इशारा किया। मैं समझा नहीं। थोड़ा सा परेशान हुआ था। इसके अंदर घंटी सी बजी थी किसी अनहोनी की। देखो ये दुनिया, इसके हालात, इसकी डिमांड्स बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। आज एक चीज़ मार्केट में इन है तो कल लोग इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। पल पल बदलती इस दुनिया का हम भी हिस्सा हैं। सो ख़ुद को वैल्यूएबल बनाने के लिए हर वो जतन करते हैं कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, हमें सबसे आगे ही पाए। कंपनी, बिजनेस, डिमांड, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चलो मैं तुम्हें और नहीं चकराती, आसान और सादा लफ्ज़ों में बताती हूँ। तुम्हें पैसा, दौलत, आसाइशें हासिल करने के लिए शॉर्टकट की तलाश होगी। और है ना? एम आई राइट? इसके कहने पर शहरियार बेख्तियार चौंका था। आज ये सब दौलत, पैसा, आसाइशें तुम्हारे कदमों में होंगी, एक बहुत ही बेज़रर सी चीज़ के एवज़। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसके अंदर घंटी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। ये सारे लड़के लड़कियां हमारी कंपनी में काम करती हैं। बड़ी बड़ी डील हम इन्हें दिलवाते हैं। 50-50% दोनों के हिस्से में आता है। आज से 19-20 साल पहले इंसानी तिजारत में औरत बहुत कीमती, सबसे ज़रूरी आइटम समझी जाती थी, मगर आज वैल्यूज़ टोटली चेंज हो गई हैं। डिमांड बढ़ती जा रही है तो इन जैसे खूबसूरत नौजवानों की। वो रुकी और बोतल से मशरूब जाम में उंडेलने लगी। शहरियार की समाते नहीं, इसका सारा बदन अजीब सी साएं के हिसार में आ चुका था। हमारा एक मुकम्मल मरबूत नेटवर्क है और हम जहाँ जहाँ डिमांड हो तुम जैसे खूबसूरत वजीह नौजवान सप्लाई करते हैं। तुम्हें और तुम जैसे नौजवानों को सिर्फ ये करना पड़ता है कि हम जैसी लड़कियों के साथ 10 मिनट की एक इंट्रोडक्टरी मूवी बनवानी पड़ती है। फिर हम इस वीडियो फाइल को डिमांड स्पॉट्स पर भेजते हैं। फिर डिमांड पर समझो इस लड़के के हाथ कारून के ख़जाने की कुंजी लग जाती है, और जो एक बार हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, हम फिर से सिर्फ मौत की सूरत में ही जुदा हो सकता है, वरना हम ना खुद बेवफा हैं ना बेवफाई को पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है सारी बातें तुम्हारी समझ में आ गई हैं। अगर जो नहीं समझ आए वो इन वीडियोस को देखकर आ जाएंगी। शीला, टीवी ऑन करो। शहरियार को लगा इसकी आंखें कानों तक चिर जाएंगी और हवास, वो तो जैसे मुअत्तल हो चुके थे। और टीवी में चलती वीडियो, वो नेक था ना पाकबाज ना हया वाला, मगर ऐसा तो वो ख़ुद को क्या किसी बदतर से बदतर इंसान को ख्वाब में भी नहीं देख सकता था। इसकी निगाहें स्क्रीन पर चंद लम्हों से ज़्यादा ठहर नहीं सकीं और वो तीनों स्पार्ट नज़रों से स्क्रीन को यूँ देख रही थी जैसे कोई फैमिली ड्रामा लगा हो।
मगर ये तो एक लंबा प्रोसेस है, डील होने, डिमांड एंड सप्लाई में लंबा वक्फा। और तुम्हें मालूम है कि मेरे अंदर सब्र ज़रा कम ही है। मुझे तो दौलत चाहिए, वो भी ढेर सारी और फ़ौरन। इस मनहूस टीवी को बंद कराने का इसके जहन में फौरी तौर पर यही तरीका आया। नहीं, इतना अरसा नहीं लगता, तुम आज वीडियो बनवा लो, कल सफदर इस फाइल को लेकर मिडल ईस्ट चला जाएगा, तो एक हफ्ते के अंदर सब मामला तय हो जाते हैं। इस दौरान तुम्हारा वीज़ा, पासपोर्ट और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बनवा लिए जाएंगे। मुतमईन लहजे में बताने लगी। इसे शहरयार के अंदाज ने थोड़ा हैरान किया था, फिर इसकी हरीस फितरत का सोचकर मुतमईन हो गई। और इसमें मेरा शेयर मतलब क्या हर डील का अलग अलग होगा या? वो कारोबारी अंदाज में बोला। तुम्हें बताया ना, 50% हमारा और इतना ही तुम्हारा, हफ्ता भर में कमा लोगे और क्या चाहिए। वो असरे 9 सिगरेट सुलगा कर बोली। मैं सोचने के लिए कुछ वक्त लेना चाहता हूँ, इसने ज़रा तवक्कुफ से कहा। इस कमरे से बाहर अब तुम सिर्फ हमारे पार्टनर बनकर जा सकते हो, चूँकि तुम हमारे राजों से वाकिफ़ हो चुके हो। इसमें तुम्हें हाँ के सिवा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो सफ़ाक लहजे में बोली तो वो उठकर खड़ा हो गया। ओके, मैं एग्री हूँ, मगर फ्रेश होना चाहता हूँ, अगर सिर्फ 10 मिनट मिल जाए। इजाज़त तलब अंदाज में इसे देख रहा था। रबाब ने इन दोनों की तरफ देखा और सर हिला दिया। ठीक है, ज़्यादा देर ना लगाना, यूँ भी कैमरे ऑन है, जल्दी आ जाओ। और इसने वॉशरूम की तरफ जाने में 1 मिनट ना लगाया। दरवाज़ा लॉक करते ही इसे लगा ज़रा सी देर के लिए सही किसी साये आफियत में आ गया हो। ओ मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, ये जलील लड़कियां गैंगस्टर हैं और मैं इनका हिस्सा बन जाऊं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सर दोनों हाथों में थाम कर बाथरूम की आखिरी दीवार के साथ टकराने लगा। ये है वो शॉर्टकट, दौलत हासिल करने का शॉर्टकट शहरयार साहब। देखिए इस शानदार शॉर्टकट को, जो लोग अल्लाह के बनाए हुए जायज़ रास्तों को छोड़कर हकदारों को इनका हक अदा करने से भगाते हैं। जब तक देर के चुंगल में फंसते हैं तो फिर इस तरह इन्हें अपने गुनाह, अपनी लग्जिशें, अपनी सरकशी याद आती है। तुमने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को खेल बनाया। तो देखो शहरयार, आज कैसे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा जिस्म खिलौना बनने जा रहा है। तुम्हें पैसा चाहिए था, लो देखो कैसा गोल्डन चांस मिला है पैसा कमाने का। अब ख़ुद को बेचो और नोट कमाओ। यूँ भी बेच तो तुम पहले भी ख़ुद को रहे थे, अब ज़रा बिकने का ढंग और है, और माल ज़्यादा भी और यकीनी भी। तुम लाजमी फ़ायदा उठाना चाहोगे। आ जाए हो ना अपनी हिरस और हविस के चूहेदान में। अब कहाँ भागोगे, कैसे भागोगे? बाहर वो हसीन चेहरे वाली बदशक्ल ड्रैकुला सिर्फ खून चूसने वाली बलाएं बैठी हैं, जो दौलत के रैपर में लिपटी तुम्हें दुनिया की सबसे हसीन, सबसे प्यारी सूरतें लग रही थी। अब जाओ, इनके साथ मिलकर अपनी फ़ाइल बनवाओ और नोट कमाओ। मेरे अल्लाह मदद, मेरे खुदा, मैं मर जाऊँगा, ये नहीं करूँगा। माफ़ी दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ी दे। ऊंचा लंबा वजीह मर्द ज़मीन पर 2 जानू बैठा अपना सर वहशत के आलम में जकड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। निकलो बाहर, क्या अंदर जाकर मर गए हो? ये रबाब की आवाज़ थी किसी जल्लाद की। इसे ऐसे ही लगा। इसने वहशत ज़दा अंदाज में सर उठाया और इस शानदार बाथरूम की अलमारियां खोलकर देखने लगा। ब्लेड सिर्फ एक ही काम की चीज़ इसे इतने सजे सजाए बाथरूम में मिल सकी तो एक गहरा सुकून इस पर तारी हो गया। मैं यहाँ से अब मरकर ही निकलूँगा। तुमसे जो हो सकता है तुम कर गुजरो। हर्राफा, मक्कार औरत, मैं तुम्हारे बनाए हुए इस खूबसूरत शैतानी जाल में आने से बेहतर अपनी जान लेना समझूंगा। जो हो सकता है कर लो, इसने मजबूत लहजे में कहा और ब्लेड हाथ में लिए पहले वाली जगह पर आ गया। वो तीनों बाहर बफर गईं। उन्होंने इसे धमकाना शुरू कर दिया। रहने दो, इसको कुछ ना कहो, 2-4 घंटे में पाकबाजी का सारा नशाहन हो जाएगा। इतने नेक पाक थे तो दौलत की खातिर बीवी को लात मार कर क्यों आए? हरीस, लालची इंसान। तुझे दौलत चाहिए थी, मिल रही है, अब क्यों ना शुक्री कर रहा है? निकल बाहर। अब तेरे पास हमारा हिस्सा बनने या मर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। जल्दी सोच किस रास्ते को अपनाना है। रबाब की आवाज़ थी या मौत की ललकार। इसे शहरयार की शादी का भी इल्म था। वो कहते हैं कि हम चाल चल रहे हैं, इन्हें नहीं इल्म कि अल्लाह उनके साथ चाल चलता है। वो फिर से ज़मीन पर गिरकर बेआवाज़ आंसुओं के साथ रोने लगा। वो तो अपने गुमान में सबके साथ चाल चल रहा था। इसे नहीं मालूम था कि इसकी मक्कारी इसके लिए कैसा गढ़ा तैयार कर रही है, जिससे बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं। बेबसी, बेचारगी, किस शय का नाम है, इसे अब समझ में आ रहा था कि जिस आलम में वो अमन को छोड़कर आया था, बेयारो मददगार, वही बेबसी, बेचारगी आज इसके सामने खड़ी तालियां पीट पीट कर हंस रही थी और वो रो रहा था। एक मर्द अपनी बेबसी, अपनी बेचारगी पर रो रहा था और वो तीनों बाहर शेरनियों की तरह उसका शिकार करने के लिए घात लगाए बैठी थी। रात कतरा कतरा पिघल रही थी इसकी आंखों से बहते आंसुओं की तरह।
اور सर जी इधर तो कोई भी नहीं है, वो बुढ़ा हमारे साथ हाथ कर गया। इधर तो दूर दूर तक वीराना अंधेरा है, खुदा जाने इधर कोई रहता भी है या नहीं। वो कियारी में गिरते ही चिल्लाया था, कांटे इसके भी गोश्त को चीरते हुए अंदर तक खुबे थे। अब क्या हुक्म है सर जी, आ जाऊं या अंदर जाऊं? वहीं से बोला, इधर उधर टार्च की मदद से मुसलसल तलाश कर रहा था। आ जाओ, अब इस जीत दे की खैर नहीं, अब खुद इसको लेकर हमारे कदमों में डालेगा, तुम देखना। इसकी गुर्राहट नुमा आवाज़ में वाज़े अज़्म था। ऐमन का सुकड़ता फैलता दिल एक गहरा सांस लेकर रह गया था। इसने भारी गेट अंदर से खोला और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी, फिर सन्नाटा छा गया। मगर इसमें अपनी जगह से हिलने की हिम्मत पैदा नहीं हो सकी। वो इस बदबूदार कीचड़ और गंद से भरे डाक घर में अपने घुटनों में सर्दी हिचकियों से रोए जा रही थी। अल्लाह मेरे अल्लाह तूने मुझे बचा लिया। इस गंदे गलीज़ बदबूदार घर को मेरे लिए अंधी ढाल बना दिया। तो जिसे मैंने अपनी 18-19 साल की ज़िंदगी में एक बार भी नहीं पुकारा, एक बार भी नहीं बुलाया। जब भी पुकारा, जब भी मदद मांगी, इंसानों से मांगी, आसाइशों और रुपए पैसे से मदद मांगी। मैं बेवकूफ़ नादान समझती रही कि मुझे किसी मजबूत इंसानी सहारे की ज़रूरत है, और शहरियार जैसे कमज़ोर तरीन सहारे को अपने लिए महफूज तरीन साहिबान समझ कर भिखारन बन गई। वो झूठा बोदा कमज़ोर सहारा एक पल को भी मेरी मदद नहीं कर सका। इस लाचारी बेबसी के आलम में पहली बार दिल से, सच्चे दिल से मैंने अपने रब को पुकारा। इसने आंखें रखते हुए इस शख्स को अंधा बना दिया कि अंधेरे में दरख्तों के पास बने इस घर को वो देख ना सका। मैं तुझसे गाफिल थी, तेरे होने से बेखबर। तो मुझसे गाफिल नहीं था, बेखबर नहीं था। कैसे कैसे मेरी खबर गिरी की, कैसे मेरी हिफाजत, मेरी रखवाली की, और मैं दीवानों की तरह इन कमज़ोर सहारों को पुकारती रही, उन पर तकिया करती रही। एक बार भी दिल से तुझे पुकारा होता, तेरा सहारा मांगा होता, तो आज यूँ बेमकसद ज़िंदगी ना गुजार रही होती। मुझे माफ़ कर दे, मेरा सहारा बन जा, ऐसा सहारा जिसके बाद मुझे किसी और सहारे की हाजत ना रहे। आज इस तारीक रात के सुनसान लम्हों में तुझसे अपना वो ताल्लुक़ जोड़ती हूँ जो तूने मेरी पैदाइश के साथ मुझसे जोड़ लिया था, और मैं इस ताल्लुक़ से गाफिल थी। बंदे और मालिक का ताल्लुक़, ग़ुलाम और आका का ताल्लुक़। आज से मैंने अपने सारे बोझ, सारी फ़िक्रें, सारे अंदेशे तेरे हवाले किए। ऐसे नाजुक, मुश्किल तरीन, नामुमकिन मरहले पर एक बार दिल से पुकारने पर तो मेरी मदद को आ सकता है, तो बाकी ज़िंदगी के तमाम मामूली मामलात में तो मुझसे कैसे गाफिल रह सकता है। अब सब कुछ तेरे हवाले। इन स्याह लम्हात में कैसा उजाला था, कैसी रोशनी, किसकी आंखों के आगे पड़ा एक पर्दा सरकता चला गया। वो तारीक अंधेरों से चुंधिया देने वाली रोशनी में आ गई थी। इसे तो ये तक भूल गया था कि वो किस जगह, किस मुकाम पर है। वो तो अजीब जहनी कैफियत में बड़े सुकून, बड़े इत्मीनान से पहली बार अपने अल्लाह से महफ़े गुफ्तगू थी। इसे न इर्द गिर्द का होश था, न जिस्म से रिश्ते लहू और ज़ख्मों से उठते टीसों का एहसास। वो तो किसी और ही धुन में, किसी और ही ख्याल के सैले रवां में बहे जा रही थी। दिन चढ़े जब हल्की हल्की सुबह सादिक की रोशनी सारी तरफ फैल चुकी थी। वो थकी थकी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई थी और पहले ही कदम पर ठिठक कर रुक गई। अब इसे पता चला कि वो कैसे दरिंदों के मुंह से बचकर निकल आई थी। जाहिदा बाजी, सल्लू, जुगनू, कुक्कू, मुनिया पागलों की तरह रोते हुए इसकी सलामती, इसके लिए खैर की दुआएं कर रहे थे। इसे अपने सामने देखकर उनका पहले तो यकीन नहीं आया, फिर चारों इसके गले लगकर रोने लग गए। मामी, आप कहाँ रह गई थी? रात भर, सारी रात हम पागलों की तरह जागते रहे, आपका इंतज़ार करते रहे। आपका मोबाइल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। मामी, आप ठीक हैं? कुक्को तो इसकी दीवानी थी, मुनिया तक इससे लिपटी जा रही थी। जुगनू, वो तो बस रोए जा रहा था, कुछ भी बोल नहीं रहा था। और सल्लू की सिसकती आंखें, रोया रोया चेहरा रात की कहानी सुना रहा था। जाहिदा बाजी सी पीढ़े पर बैठी किबला की तरफ मुँह किए सजदा रेज थी, और इससे इनकी मोहब्बतों के जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। इतना तो वो अपने माँ बाप की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना उनको गले लगा कर रोई। अब सारा मामला इसकी समझ में आ गया था। गैबी मदद किस तरह इस तक पहुंची थी इन नन्हे मासूम दिलों से निकलने वाली दुआओं की बदौलत। इसका महज यूं ही ऐसी उनकी मदद को उठा लेने वाला मामूली सा कदम अल्लाह को पसंद आ गया था। वो वाकई बेपरवाह है। नहीं मालूम हमारा कौन सा मामूली बेकार सा अमल इसकी दरगाह में बेशकीमत मोतियों में बदल जाए। वो इनको अपने साथ लगाए लगाए अंदर कमरे में गई और बेड पर गिर गई। ओ मामी, आप तो ज़ख्मी भी हैं। सल्लू भाग कर जा, दुकानें खुल गई होंगी, कोई दवाई वगैरह लेकर आ। कुक्कू फिक्रमंदी से कही जा रही थी, और वो ज़ख्मों, इनके दर्द से बेनियाज आंखें बंद किए गनूदगी में उतर रही थी।
اب اسے काहे की फिक्र, इसने सारी फिक्रें संभालने वाला सबसे मजबूत सहारा जो पा लिया था। अब आंखें जागें या सोएं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। इसका अंदर इसकी रूह गहरी गफलत भरी नींद से बेदार हो चुकी थी। शुमाइला ताहिर हफीज़ वो बुरी तरह से चौंकी थी। वो आजकल फिर जॉब की तलाश में सरगर्दा थी कि वैन ने इसे मतलूबा स्टाफ से काफ़ी पीछे उतार दिया था। वो फुटपाथ के साथ बनी दुकानों को सरसरी नज़र से देखती आगे बढ़ रही थी। इस शानदार किताबों के शोरूम की गिलास विंडो में लगी किताब और इसके टाइटल पेज पर लिखे नाम ने इसे चौंकाया था। वो तेज़ी से दुकान के अंदर दाखिल हो गई। इसकी मामा के चारों सफ़रनामे किताबी शक्ल में एक साथ सजे हुए थे। वो बेकरार सी बार बार इस नाम पर हाथ फेर रही थी, जैसे इसके हाथ के नीचे मामा का चेहरा हो। कितनी देर वो इसी महवियत के आलम में खड़ी, कभी नाम को टटोलती, कभी किताब खोलती बंद करती, बेध्यान सी खड़ी थी। इंटरव्यू से फारिग होकर मुझे इन पब्लिशर साहब से जाकर फ़ौरन मिलना है, और कुछ नहीं तो ये किताबें तो लेकर आऊँ। मेरी मामा की किताबें बुक शॉप में, हर बुक शॉप में, किस कदर एक्साइटिंग बात है। वो अपनी धुन में बोलती चली जा रही थी कि किसी से टकरा गई। ओह सॉरी। वो जल्दी से पीछे हटी और अपनी चादर दुरुस्त करने लगी। ऐमन, ऐमन हो ना तुम, ताहिर हफीज़ की बेटी। इन्हें इसे पहचानने में मुश्किल हो रही थी, मगर वो इन्हें पहली नज़र में पहचान चुकी थी। इसके पापा के लीगल एडवाइज़र मुमताज़ अंकल थे। ऐमन, बेवकूफ़ बच्ची, कितना तुम्हें ढूंढा तलाशा, तुम्हारे पापा के दोस्तों नेबर्स कहाँ कहाँ मैंने रब्ता नहीं किया। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं था। वो इसे अपने चैम्बर में ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक इसे थमाकर शुरू हो गए। किस लिए अंकल, अब मेरे आपसे रब्ते की क्या वजह बाकी रह गई थी। वो तलखी से बोली। ओ नादान बेटी, मैं तुम्हारा पापा का लीगल एडवाइज़र, तुम्हारी अमानतों का अमीन था। अगरचे तुम्हारे पापा ने प्रॉपर्टी पैसे के नाम पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा था, मगर उन्होंने तुम्हारे लिए सेविंग सर्टिफिकेट तुम्हारी पैदाइश के साथ ही ख़रीद कर बैंक में डाल रखे थे। और आखिरी बार जाने से पहले उन्होंने मुझे बतौर ख़ास ये ताकीद की थी कि जैसे ही तुम शादी कर लो या अगर तुम्हारा हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने का इरादा हो, मैं तुम्हें इनके बारे में बता दूँ। असल में ये सर्टिफिकेट इसी साल के शुरू में मैच्योर होने थे, और अगर ये दोनों बातें ना होती तो भी इसी साल इनके मैच्योर होते ही तुम्हें इनको तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। और दूसरे, वो रुके। इनकी मालियत इतनी बनती थी कि तुम 10-20 साल उनके महज प्रॉफिट ही से अपनी अच्छी गुजर बसर कर सकती थी। मैं आखिरी बार तुम्हारे घर से आने से पहले तुम्हारी इस आंटी को ताकीद करके आया था कि ऐमन जहाँ कहीं भी जाए अपना एड्रेस, राब्ता नंबर मुझे ज़रूर देकर जाए। मालूम नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। वो चुप बैठी इन्हें देखती रही। और दूसरी अहम तरीन वजह ये पेपर्स थे। उन्होंने पीछे रैक में रखी फाइल्स में से एक निकाल ली और इसमें से कागज़ निकाल कर उसके आगे किया। ये तुम्हारे घर के कागजात हैं, तुम्हारे नाम। इस इंकशाफ पर वो उछल ही तो पड़ी। क्या मतलब? बेयकीनी से बोली। ये दुनिया मकाफ़ात अमल का नाम है। यकीनन ताहिर हफीज़ ने अपने सारे अकाउंट्स, रुपया पैसा तुम्हारी वालदा के इलाज मुआलजे की खातिर ख़त्म कर डाला था। मगर वो दोनों बहरहाल इतने ज़्यादा लापरवाह भी नहीं थे कि तुम्हारे लिए घर भी ना छोड़ते। वो रुके। अहमद यकटा किन्हें देख रही थी तो राशिद अंकल ने वो सब फ्रॉड। वो अटक कर रह गई। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। दरअसल तुम्हारे पापा से राशिद ने सादा पेपर्स पर साइन करवा लिए थे कि किसी न किसी कारोबारी मसले में उनके दस्तखत की ज़रूरत पड़ भी सकती है और इन्हें न जाने कितने दिन लग जाएं, तो वो 2-3 पेपर्स पर इन्हें यूं ही साइन कर जाएं। हफीज़ साहब ने इन पर एतबार किया और न जाने कैसे उनकी नीयत में फतूर आया और उन्होंने एक कागज़ के दस्तखत इस्तेमाल करके घर अपने नाम करवा लिया। फिर ये दोबारा कैसे? मैंने तो कोई केस भी नहीं किया। एक अदालत ऊपर वाले की भी तो है मेरी बच्ची। राशिद को कैंसर की मोहलक तरीन शक्ल ने अपने घेरे में ले लिया और बिस्तरे मर्ग पर तो इंसान को इस तारीख घर का दरवाज़ा अपनी जानिब खुलता हुआ नज़र आ जाता है, जो सांपों, कीड़ों और अजदहों का घर है, या राहतों भरा बस बिस्तर सिर्फ इंसान के अमाल के बल पर। और मरने से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाकर इस घर की मलकियत के कागज़ तुम्हारे नाम करते हुए तुमसे माफ़ी भी मांगी और हर जानने के तौर पर एक भारी रकम तुम्हारे नाम कर गए। क्या वो बहुत चक्की रह गई राशिद अंकल? हाँ अमन, वो पिछले महीने हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। तुमसे वो बहुत माफ़ी चाह रहे थे। इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। हो सके तो इन्हें माफ़ कर देना। अंकल, मैंने इनका क्या किसी का भी बुरा नहीं चाहा। जो कुछ हुआ इसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल किया, और जो नहीं कबूल किया इसे तकदीर अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझसे मनवाती चली गई कि इंसान के मुकद्दर से ज़्यादा ज़ोरावर तो कुछ भी नहीं। और ये मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, अगरचे मैंने अरसा हुआ खुशियों के देश से नकल मकानी कर ली है, फिर भी
اپنی ماما پاپا کے گھر کی یاد جب بھی میرے دل میں آئی تو اپنی بد نصیبی کے پختہ یقین کے ساتھ دل سے ہوک اٹھتی تھی، تھینک گاڈ، اور میں شکر ادا کرنے کے قابل بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اور ممتاز صاحب کے سامنے ایک بدلی سے ایمن بیٹھی تھی جو ابھی بھی ان سے ٹھیک طرح سے پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بی بی حد کی آپ نے، نہ کوئی ایڈریس، نہ فون نمبر، نہ سیل نمبر، آخر آپ سے ہم رابطہ کرتے تو کہاں؟ جو پتہ ہمارے پاس تھا، بار بار ادھر ہمارا آدمی گیا اور ہر بار ایک ہی جواب کہ آپ یہ گھر علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے آپ کی امانت نے بے چین کر رکھا تھا، خدا نہ خواستہ اب مجھے نہ ملتی، خود سے نہ آتی تو میں اپنے ضمیر، اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاتا؟ پبلشر کہہ رہا تھا اور وہ ایک ہی لفظ کی سرشاری میں گم تھی۔ اللہ کتنا پیارا، کتنا میٹھا، کتنا چھپر چھاؤں سا لفظ ہے۔ اس کے لاشعور سے شعور تک بار بار، کروڑ ہا بار اس کے کانوں، اس کی سماعتوں نے لفظ سنا، اور وہ اس کی شیرنی سے ناش نہ رہی۔ لوگ کیسے بار بار یہ نام اپنے لبوں سے لیتے تھے، اس کے نام کا ذکر کرتے تھے، اور صد حیرت اس کا دل اس پیارے نام کے اثر سے کیسے بے اثر رہا، اور کوئی نہیں تو خالہ بھی جن کی ہر دوسری پہلی بات میں اس نام کی گردان ہوتی تھی، ایک وہی غافل تھی۔ وہ آپ کی امانت اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے آگے سرکایا گیا، اور اس پر لکھی رقم دیکھ کر اسے اس مضبوط سہارے کے ساتھ ہونے کا کیسے کامل یقین ہوا تھا۔ صرف ایک ماننے نے اس کے لیے ان گنت بند دروازے کھول دیے تھے، دولت کے، عزت کے، فراوانی کے، سکون کے، خوشی اور محبت کے۔ محبت، اس کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ وہ جب اس شو روم سے ماما کی کتابوں کی کچھ کاپیاں 6 لاکھ مالیت کا چیک لیے نکلی تو مالی طور پر کیسی مضبوط ہو چکی تھی، مگر محبت کے معاملے میں ابھی بھی کنگال ہی تھی۔ اور نہ جانے کیوں اس رات کے بعد اس کے دل نے ایک بار بھی شہریار کو نہیں پکارا تھا۔ عجیب سی بے فکری، بے دھیانی اس کے خیال کی طرف سے ہو گئی تھی۔ 1-2 دن میں ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، یہ خیال ہی کتنا خوبصورت، کتنا خوشگوار تھا۔ وہ ممتاز انکل کے ساتھ جا کر سارا گھر دوبارہ دیکھ کر آئی تھی، سب سامان ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، انچھوا، صرف گرد و غبار میں اٹا۔ وہ کل وہاں جا کر صفائی کروانا چاہتی تھی، زاہدہ باجی اور بچوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور اسے نہیں معلوم تھا اس کے پیارے اللہ نے اس کے لیے ایک اور سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ وہ تھکی ہاری اندر جا کر اپنے بستر پر لیٹنا چاہ رہی تھی کہ پہلے سے وہاں کسی کو موجود دیکھ کر کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ زاہدہ باجی مجھے معاف کر دیں، میں نے ساری زندگی آپ کو مقام، وہ درجہ نہیں دیا جو آپ کا حق تھا اور میرا فرض۔ مجھ جیسا خود غرض، بے حس، لالچی بھائی اس دنیا میں شاید ہی کسی بہن کا ہو، بہن بھی جو آپ جیسی، بہت سزا پالی اپنے حویث اور تکبر کی۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا نا تو شاید میرا اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے۔ میں آپ کا، ان معصوم بچوں کا گناہ گار ہوں، اور سب سے بڑھ کر۔ وہ رک گیا، آنسوں سے لبریز آنکھیں لیے، وہ تو کوئی اور ہی شہریار لگ رہا تھا۔ زاہدہ باجی حق دق سی، لب سیے تکے جا رہی تھی، اور وہ چاروں یوں حیران کھڑے تھے جیسے دنیا کا 8واں جوبہ ان کے گھر میں آ گیا ہو۔ زاہدہ باجی مجھے معاف کر دیں، وہ ان کے زانوں پر سر رکھ کر رو دیا تو وہ تڑپ اٹھی، بے قراری سے اسے پیار کرنے لگی۔ لے بے وقوف، پگلا، دیوانہ، کبھی بہنیں بھی بھائیوں سے ناراض ہوئی ہیں، وہ بھی تیرے جیسا شہزادہ بھائی۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر اپنا ہاتھ ان کے منہ کے آگے رکھ دیا۔ خدا کے لیے مجھے شہزادہ کہہ کر خود سے اور گھن کھانے پر مجبور نہ کیجیے۔ مت پوچھیے شہزادگی اور مردانہ وجاہت کی کیا قیمت چکاتے چکاتے بچا ہوں میں، مت پوچھیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو نکلنے لگے۔ وہ کیسی قیامت سی رات تھی جب وہ پوری رات اس باتھ روم میں سجدے میں گرا اپنے رب سے، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا رہا، اپنی نجات، اپنی معافی اور توبہ کے لیے روتا رہا۔ پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل، اس کا ذہن نیند کی غفلت میں نہ کھویا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ باتھ روم میں گندگی کی جگہ پر اپنا سر رکھ کر اپنے پیدا کرنے والے کے آگے اپنے حرص، اپنے لالچ، اپنے گناہوں، اپنے تکبر کی معافی مانگے گا، اور وہ مانگتا رہا تھا۔ وہ جو وہاں کی گندی کیڑوں جیسی زندگی، اپنے ماں باپ کی غربت سے شدید نفرت کرتا تھا، آج اسے علم ہوا تھا کہ وہ غلط تھے یا صحیح، مگر ناجائز نہیں تھے، اس کی طرح گناہ کی دلدل میں دھنسے ہوئے نہیں تھے۔ وہ تو اپنی نفس کی ذلت بھری دلدل میں سینے تک دھنسا ہوا تھا، اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے پیدا کرنے والے نے اسے باتھ روم میں گڑ گڑانے، توبہ کرنے پر مجبور کیا تھا کہ اسے اپنی اوقات، اپنا مقام، اپنی ذات کی تحقیر کا ایسا درست اندازہ ہوا تھا کہ کیا کسی پیمانے میں تلنے کے بعد ہوتا۔ رات بھر کے انتظار، یا شاید آدھی رات کے بعد ہی وہ تینوں اس کمرے سے دفع ہو گئی تھیں۔ وہ تو کمرے کی طرف متوجہ دن چڑھنے کے بعد ہوا تھا۔ اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا خودکشی یا باہر نکلنے کا رسک لینا۔ اس نے بے حد غور و خوض کرنے، دروازے سے گھنٹہ بھر کان لگانے کے بعد رسک لینے کا فیصلہ کیا تھا۔
शायद रब को इसकी तौबा पसंद आ गई थी, या वाकई इसे एक मौका और देने का फ़ैसला किया गया था कि कमरा बिल्कुल खाली था मगर दरवाज़ा लॉक था। इसने रिसेप्शन को फ़ोन करके किसी शख्स को ऊपर भेजने को कहा। गलती से जाने कैसे दरवाज़ा लॉक हो गया, वो दरवाज़ा खोलने वाले शख्स से कहकर इसके अगले सवाल का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल आया। फिर इस कोठड़ी का फाटक अबूर करने तक इसने मुड़कर नहीं देखा। ये गंदी, गलीज़, काबिल नफ़रत कोठड़ी इस वक्त इसके लिए दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह थी। इस मनहूस गैंग को यकीनन इसकी इस रिहाइश का इल्म नहीं हो सकता जहाँ वो बेफिक्री से रह सकता था। रात भर का जागा हुआ था, सो अंदर पड़े आरामदेह बिस्तर पर लेटा तो इसे कुछ होश ना रहा कि वो कहाँ लेटा है। तुम पारस थी और मैं खाम लोहा, तुम मुझे मिली और मुझे भी कीमती बना दिया। अनमोल बेश कीमत पर मैं नादान बेवकूफ़ जान ही ना सका कि मैं जिस दौलत की तलब में दीवाना हो रहा हूँ वो तो मुझे मिल चुकी है। मेरी आंखें थीं, इनमें बसारत भी थी मगर बसीरत थी ना वो देखने वाली नज़र जो कुदरत मुझे तुमसे मिलाने के बाद बना चुकी थी। मैं दीवानों की तरह ख़ुद को बेमोल करने के लिए इस दुनियावी दौलत के ताक़ुब में भागता रहा जो किसी के साथ भी वफा नहीं करती। इसने आंखें बंद कर ली। मैं सोचा करता था इस माशरे का सबसे मजबूत सहारा दौलत है, जिसके सहारे आप ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल जीने को बआसानी फलांग सकते हैं, और इस सहारे को हासिल करने के बेशुमार शॉर्टकट हैं। और मैं बड़े फ़ख्र से दोस्तों के बीच किसी दानिश्वर की तरह कहा करता था, अगर तुम खुद सोना नहीं हो तो कोई पारस ढूंढ लो, वो तुम्हें खुद ब खुद सोने का बना देगा। और सोना क्या है? एक पत्थर, एक धात। मैं पत्थर बनना चाहता था। हमारे माशरे में मर्द रोया नहीं करते, मगर ऐमन जब इस पत्थर की, इस सोने की ज़िंदगी में दौलत को पाने के शॉर्टकट की हकीकत मुझ पर खुली तो मैं बहुत रोया, इतना रोया कि शायद आज तक कोई औरत भी ना रोई होगी। एक तो आंसू वो थे जो मेरी आंखों से बह रहे थे, और दूसरा आंसुओं का चश्मा जो मेरे दिल से फूट रहा था, और मेरा दिल इन आंसुओं के साथ सयाल बनकर बहा जा रहा था। और मुझे हैरत है, इतनी अजीम कैफियत ऐसे मुनकशिफ लम्हात से गुजर कर मैं ज़िंदा कैसे बचाया। शायद इस ज़रूरी मकसद के लिए जिसे आज से 2 दिन पहले कोई मुझसे कहता तो मैं जी भर कर इसकी हंसी उड़ाता। वो मकसद था तुमसे माफ़ी मांगना। आज से पहले अपने दूसरे ख़यालात की तरह ये ख़याल भी किसी पत्थर की तरह मेरे दिलो दिमाग में नस्ब था कि मर्द माफ़ी नहीं मांगा करते। आज मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारे हकूक़ जो मुझ पर थे उनको पामाल करने के जुर्म में, तुम्हारी हुर्मत, तुम्हारी इज़्ज़त को नफ़रत तज़हीक की ठोकरों पर रखने, और तुम्हें इस जुर्म पर मतोन करने पर जो तुमसे सरजद हुआ ही नहीं। मुझे नहीं मालूम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेकी की थी या नहीं, मगर तुम जैसी कीमती दौलत मेरे नसीब में लिख दी गई और मैं बेखबर रहा। क्या मेरी इस बेखबरी, इस नादानी को माफ़ ना करोगी? वो इसके सामने हाथ बांधे बैठा था। हल्की रोशनी में शहरयार के चेहरे से फूटती सच की किरणों को बासानी देख सकती थी। इसने आहिस्तगी से इसके बंधे हुए हाथों पर अपना चेहरा रख दिया। शहरयार ने बेख्तियार इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मैं भी तो खाम थी, बेकार, नाकाम, बेमकसद ज़िंदगी के साथ कटी पतंग की तरह इधर उधर डोलती। न कोई मकसद, तुम्हारी बेइतनाई, बेवफाई ने मेरी ज़िंदगी को बामकसद बना दिया। मुझे खाम लोहे से मुश्किलात की भट्टी में झोंक कर कुंदन बना दिया। शुक्रगुजार तो मुझे तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हारी ज़रा सी कज्जदाई ने मुझे कितना ख़ास, कितना अनमोल बना दिया। शायद मैं पहली से आसाइशों भरी मखमली ज़िंदगी में रहती तो रेशम के कपड़े की तरह नाजुक ही रहती। अब मैं एक बाशऊर बाखबर ऐमन में बदल गई हूँ। बेखुदी के आलम में आंखें बंद किए इसके हाथों पर चेहरा टिकाए मुतमईन अंदाज में कह रही थी, और वो शाम जब तुमने मुझे शायद पुकारा था और मेरी आंखों पर गर्ज की, लालच की पट्टी बंधी थी और कानों में हिर्स का सीसा था। ऐमन ने बेख्तियार इसके लबों पर हाथ रख दिया। उस शाम का जिक्र मत करो। वो शाम, वो स्याह रात तो मेरी ज़िंदगी की ऐसी कीमती रात है कि मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरफ और वो काली रात एक तरफ, जिसके दामन में चमकते ख़जाने छुपे थे जो मैंने इस स्याह रात में लूट लिए। अगर इस शाम तो मेरी पुकार पर पलट आते तो तुम नहीं जानते, मुझसे बड़ा महरूम इस आलम में और कोई नहीं होता जो दौलत इस रात मेरे कंगाल दिल को मिली। इसका अंदाज़ा न मैं कर सकती हूँ न तुम। वो एक वजद के आलम में इस रात की सरशारी में कह रही थी, इस रात मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा पा लिया। तुमने बिन कहे उनको अपना बनाया तो क्या तुम्हें अनमोल ख़जाने न मिलते कि अल्लाह तक जाने वाला रास्ता अल्लाह के बंदों से होकर जाता है। मैं ख़ुद पर, अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूं कम है। मुझे मेरे अल्लाह ने मेरे गुनाहों के बावजूद तुम्हें बख्श दिया। आई लव यू ऐमन, आई लव यू। और मैं तुमसे कैसे कहूँ, क्यों कर बताऊँ कि ऐसी एक रात मेरी ज़िंदगी में भी आई और मुझसे मेरी ज़ात से मिलवा गई। शायद मैं तुम्हें कभी ना बता सकूँ। वो इसके खुशबूदार बालों पर सर रखे नम आँखों के साथ सोच रहा था। मुझे 2 साल की ट्रेनिंग पर मॉस्को भेजा जा रहा है, चलोगे मेरे साथ?
थोड़ी देर बाद इसका चेहरा ऊंचा करते अपनायत से बोला, शायद पहले पूछते तो हाँ करने में एक लम्हे की देर न लगाती, मगर अब जाहिदा बाजी, सल्लू, जुगनू, इनको कैसे अकेला छोड़कर चली जाऊँ। तुम फिर भूल रही हो अम्मा, मैं वो पहले वाला खुद गर्ज बेहिस शहरियार नहीं। मुझे मेरे फ़राइज़ याद करा के मुझे मज़ीद शर्मिंदा नहीं करो। मामा पापा वाला घर मुझे मिल गया है, हम सब 2-4 दिनों में उधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ जाने के बारे में सोच सकती हूँ। वो इसे सरप्राइज़ देने वाले अंदाज में बोली। इसी तरह बैठा रहा। वो घर तुम्हारा है, तुम्हारी चीज़, इस पर ना मेरा मेरे बहन भाइयों का कोई हक है। इंशाअल्लाह मैं खुद इनका बंदोबस्त करके जाऊँगा। वो मुस्कुराकर बोला तो अमन बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो वाकई बदल चुका था। क्या मेरी और तुम्हारी चीज़ों की मलकियत में फ़र्क है? तुम ये भी भूल रहे हो, तुम्हारी बहन और भांजे भांजियाँ तुमसे ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करती हैं। वो शरीर लहजे में बोली। ये भी कोई बताने की बात है, इसका इल्म मुझे तुमसे ज़्यादा है कि तुम जितना इनके करीब हो इतना शायद मैं बरसों साथ रहकर भी ना हो सकूं। तो फिर सबके इस घर में जाने में क्या इतराज़? इस पर और दूसरे हिसाब किताब हम बाद में किसी और वक्त बात नहीं कर सकते? या तुम पहले की तरह आज भी मुझे गुच्चा देने के चक्कर में हो? इसने एकदम इसकी कलाई पकड़ी तो अमन की बेख्तियार हंसी निकल गई और वो सर हिलाती हुई अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, और इस कोशिश में और भी इसके नज़दीक होती चली गई। और इसके ख्याल में अब इस तरह नज़दीक होने में कोई हर्ज भी नहीं था। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर से आऊँगी किसी खूबसूरत से नावल के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।